यहाँ पे जब हमने एमवीसी की एप्लीकेशन अपनी रन की, तो ये वेलकम आ रहा है और ये कुछ लिखा लिखा आ रहा है। चेक करते हैं ये ऐसा कहाँ से आ रहा है। ये तो हमें सब पता लग गया कि क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे कंट्रोलर में डिफॉल्ट कंट्रोलर का नाम होम दिया हुआ है, एक्शन इंडेक्स दिया हुआ है, ये हमने अभी देख लिया था। अब देखते हैं ये वेलकम वगैरह कहाँ लिखा आ रहा है। तो ये इंडेक्स नाम का पेज है, तो व्यू के अंदर होम के अंदर इंडेक्स पे डबल क्लिक करेंगे, ये देखो वेलकम लिखा हुआ है, तो वहीं से आ रहा है। अगर आप चेंज करना तो चाहो तो वेलकम टू आईटी एक्सपर्ट्स एरा ये कर देते हैं। ये क्योंकि सर्वर पे रन हो रहा है तो इसे रोकना पड़ेगा और दोबारा से रन करना पड़ेगा। ये देखो, तो वेलकम टू आईटी एक्सपर्ट्स एरा लिखा आ गया। और उसके बाद क्या आ रहा है, लर्न अबाउट बिल्डिंग वेब एप्स विद ASP.NET कोर। तो क्या है ये एंकर टैग है। आपने HTML में एंकर टैग के बारे में पढ़ा होगा कि भाई अगर आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना है तो एंकर टैग का यूज करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। ठीक है, और मैंने कहा था कि सबसे पहले कंट्रोलर कॉल होता है, तो ये भी चेक कर लेते हैं कंट्रोलर कॉल हो भी रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जाते हैं, तीनों पे लगा देते हैं डिबगर। यहाँ पे भी लगा दिया, इस वाले में भी लगा दिया, और इस वाले में भी लगा दिया। पर हमें पता है सबसे पहले तो इंडेक्स वाला है, तो इंडेक्स वाला कॉल होगा। तो कौन सा कॉल हुआ? इंडेक्स वाला मेथड। इंडेक्स वाला उसका व्यू रिटर्न करेगा, सेम नाम से व्यू ढूंढेगा फोल्डर में। दो जगह ढूंढता है, एक तो अपने खुद के फोल्डर में, जैसे जिस नाम का कंट्रोलर है उसके फोल्डर में, अदरवाइज उसमें नहीं मिलता तो शेयर्ड वाले में। जैसे यहाँ पे अगर 5 कंट्रोलर होंगे तो 5 फोल्डर बन जाएंगे, तो एक अपने में ढूंढेगा और एक शेयर्ड। शेयर्ड हमेशा एक ही रहेगा। जहां पे उसे मिल जाता है, यहाँ पे क्योंकि इसे मिल जाएगा इंडेक्स नाम का वो, तो खोल देगा पेज। और अगर नहीं मिलता तो क्या होता, ये भी चेक कर लेते हैं। एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट लेते हैं, टेस्ट नाम रख लेते हैं खाली, पूरा टेस्ट मेथड रिटर्न व्यू। ठीक है, एक हमने मेथड बनाया है, अब कॉल करेंगे इसको। और अभी हमने व्यू तो बनाया ही नहीं, देखते हैं क्या होता है फिर। ये वाला तो कॉल हुआ, पहले अपना वाला होगा। इंडेक्स वाला, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। और अगर हमने यहां से स्लैश करके होम और इंडेक्स को भी कॉल किया है, तो भी वही वाला मेथड कॉल हो रहा है। डिबगर से आप चेक कर सकते हो। एमवीसी में आपको डिबग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज को डिबग कर करके देखो कि जो बात हो रही है वही एक्चुअल में सच में हो रही है नहीं हो रही। अब हमने क्या करना था, टेस्ट वाले को कॉल करना है अपने। तो टेस्ट वाले पे गए, मेथड हुआ व्यू। व्यू तो यहाँ पे टेस्ट नाम का कोई व्यू है ही नहीं, तो ये क्या देगा, एरर देगा कि भाई व्यू ही नहीं है तो क्या खोलूं। एरर आ गई। क्या कह रहा है एरर, इनवैलिड ऑपरेशन है भाई। द व्यू टेस्ट वाज नॉट फाउंड, द फॉलोइंग एक्शन वर सर्च्ड। कि ये सब ढूंढा पर व्यू कहीं मिला नहीं। क्लियर है, कोई डाउट है? बोलो। यस सर। ठीक है, अगर आपको क्या करोगे, एक व्यू ऐड कर दोगे, ऐड व्यू, रेजर व्यू। अभी हम एम्प्टी ले रहे हैं। इसका नाम क्या रख देंगे, टेस्ट। नाम सेम रखना जरूरी है। हो गया ऐड। अब दिक्कत नहीं आएगी, अब होम के अंदर टेस्ट आ गया। इसके अंदर कुछ लिख देते हैं, दिस इज अ टेस्ट व्यू। S2 वेलकम टू MVC कोर्स। ठीक है भाई, रन करेंगे और अब ट्राई करेंगे होम और। अभी तो पहले तो डिबगर आ जाएगा यहाँ पे इंडेक्स वाले पे। अब अगर होम और, हाँ इंडेक्स दोबारा टाइप हो गया लग रहा है। इसे कंटिन्यू करते हैं, इसे हटा ही देते हैं, वरना बार बार इसे कॉल करेगा।
अब हमें क्या करना है, होम और टेस्ट को कॉल करेंगे तो हमारा टेस्ट वाला आया, F10 करके F10 करेंगे तो इस बार कोई एरर नहीं आई, कंटिन्यू करेंगे तो हमने जो टेस्ट बनाया था वो बन गया। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। ठीक है, अब बनाते हैं एक प्रॉपर प्रोजेक्ट का फर्स्ट, पहला काम करते हैं, पहला प्रोजेक्ट बनाते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, जो मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप बनेगा। तो सबसे पहले कॉल आती है हमेशा कंट्रोलर पे, लेकिन हम बनाएंगे क्या? सबसे पहले एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, कि भाई किसका डाटा बना रहे हो, किसके बारे में इंफॉर्मेशन बना रहे हो। तो सबसे पहले क्रिएट अ मॉडल, एक मॉडल को क्रिएट करो। कोड वाला मॉडल है, ये वाला मॉडल नहीं है, रैम्प वॉक वाला। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए मॉडल वाले फोल्डर पे जाओ, राइट क्लिक करो, ऐड। एक सिंपल क्लास होती है मॉडल, तो यहाँ पे क्लास ऐड की। क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉय, क्योंकि हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। ऐड कर लिया। अब मॉडल में क्या होता है, प्रॉपर्टीज बनानी होती है कि एम्प्लॉय की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। जैसे टेबल में कॉलम बनाने होते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज बनानी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? आईडी, PROP डबल टैप कर दोगे तो ये शॉर्टकट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? नेम, स्ट्रिंग ही लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो सैलरी गई? तो इंटीजर में आएगी ना, स्ट्रिंग में नहीं आएगी। करेक्ट, सही कह रहे हो। तो यहाँ पे सिटी कर देते हैं, चौथी लेते हैं सैलरी। ओके, ठीक है, ये चारों प्रॉपर्टी हमने बना ली। अब एक, आपको पता है एक ऑब्जेक्ट कितने एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करेगा? एक ऑब्जेक्ट से एक ही क्लास कॉल होगी। एक ही क्लास कॉल होगी नहीं, लास्ट क्लास में बताया था एक ऑब्जेक्ट एक एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है। एक ऑब्जेक्ट, मेरे पीछे पीछे बोलो, एक ऑब्जेक्ट एक एम्प्लॉय एक को ही एम्प्लॉय रिप्रेजेंट करता है। बोलो। एक ऑब्जेक्ट एक ही एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट, क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एक आईडी सेट करेंगे, एक नेम सेट करेंगे, एक सिटी, एक सैलरी। दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरे एम्प्लॉय को, तीसरा तीसरे को, चौथा चौथे को। और जब ग्रुप बनाना होगा तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना लेंगे, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। तो उसमें सारे जितने भी एम्प्लॉय हैं क्लास के या अपनी कंपनी के, उन सबकी इंफॉर्मेशन लिस्ट में आ जाएगी, या एरे में या किसी और में भी, लेकिन कलेक्शन में। बट हम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो मॉडल बनाना तो हमारा कंफर्म हो गया, मॉडल तो बन गया हमारा। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 क्या है? अब इस मॉडल पे क्या क्या ऑपरेशन होंगे, क्या क्या हो सकता है एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में, क्या क्या हो सकता है। खाली डेफिनेशन बनानी है, यूजिंग रिपोजिटरी पैटर्न। ठीक है, अब एक पैटर्न जनरेट कर रहा हूं। पैटर्न क्या होता है? एक डिजाइन पैटर्न होते हैं अलग अलग। डिजाइन पैटर्न क्या करते हैं कि आप बिना डिजाइन पैटर्न के भी काम कर सकते हो, बट डिजाइन पैटर्न क्या करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर देता है। जैसे कि बताता हूं क्या होता है डिजाइन पैटर्न। अब हम एक पैटर्न बनाने जा रहे हैं, डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न क्या करता है, क्योंकि जब हम कोड लिखना हमने शुरू किया हमने, तो पहले तो कोई पैटर्न वगैरह नहीं थे, पहले तो सिंपली कोड लिखते थे। तो कहीं ना कहीं पे दिक्कत आती थी, स्केलेबिलिटी में दिक्कत आती थी। क्या स्केलेबिलिटी मतलब कि अभी छोटा प्रोजेक्ट है, जब बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे तो कहीं कुछ दिक्कत आ गई, कहीं कुछ दिक्कत आ गई। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, डिजाइन पैटर्न बनाने शुरू किए। कि अच्छा, अगर आपको कोडिंग करनी है ना तो कुछ पैटर्न को फॉलो करके आप कोडिंग करोगे तो वो लॉन्ग टर्म तक आपका सही रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ये सब एक मतलब अच्छे तरीके से आप कोड लिख पाओगे। तो हम जो डिजाइन पैटर्न बनाने जा रहे हैं उसका नाम है रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न।
इसका क्या काम है? इसका काम सिंपल सा इतना है कि भाई जितनी फंक्शनैलिटी करनी है मुझे, जितनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है अपने मॉडल पे, उनको एक जगह रखना है। फंक्शनैलिटी क्या होती है? इंसान की फंक्शनैलिटी क्या है? जैसे चलना, खाना, पीना। करेक्ट, जैसे बिल्कुल सही कह रहे हो, जैसे चलना, खाना, पीना, ये सब फंक्शनैलिटी है। तो एम्प्लॉय की फंक्शनैलिटी क्या होगी कि भाई गेट ऑल एम्प्लॉयज, कि एम्प्लॉय के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हमें, कि भाई सारी एक, कभी कभी रिक्वायरमेंट होगी हमें कि गेट ऑल एम्प्लॉयज, कभी रिक्वायरमेंट होगी गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, ओनली आईडी के नाम पे एम्प्लॉय भेजो। कभी रिक्वायरमेंट होगी कि अपडेट एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय को अपडेट करना है। अपडेट में कुछ भी अपडेट हो सकता है, सैलरी अपडेट हो सकता है, नेम, बट पूरे एम्प्लॉय को अपडेट करना है। कभी होगी कि जो एम्प्लॉय अपडेट हो गया है, अब कंपनी छोड़ के चला गया, तो डिलीट एम्प्लॉय। तो ये 4 फंक्शन तो होंगे ही। तो चलो, बिना पैटर्न बनाए भी काम हो जाएगा, लेकिन एक अच्छे तरीके से करते हैं जो कंपनीज में जैसे काम होता है। तो एक रिपोजिटरी पैटर्न बना लेते हैं, उसके लिए एक फोल्डर बनाते हैं। इस फोल्डर का नाम रख दिया है मैंने रिपोजिटरी। यहां पे ऐड करूंगा एक इंटरफेस, तो न्यू आइटम, क्योंकि रिपोजिटरी पैटर्न क्या कैसे काम करता है, एक इंटरफेस बनाओ, उसमें सारी फंक्शनैलिटी लिख दो, फिर उस इंटरफेस को इनहेरिट करो क्लास से, और क्लास में उसकी डेफिनेशन लिखो। क्योंकि इंटरफेस अपने आप तो कोड करता नहीं, अपने आप तो चलता नहीं है, क्लास बनानी ही पड़ती है। तो इंटरफेस बनाया मैंने, और पहले एक एक करके सारे मेथड लिख रहा हूं। पब्लिक गेट ऑल इंप्लॉइज, जो गेट ऑल इंप्लॉइज होगा वो क्या रिटर्न करेगा, बताओ? सर एम्प्लॉयज की डिटेल्स। हाँ, इंप्लॉयज की डिटेल, लेकिन ऑल इंप्लॉयज, एक इंप्लॉय की डिटेल या सारे इंप्लॉयज की डिटेल? सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स। तो सारे इंप्लॉयज की डिटेल्स किसके अंदर सेव कर सकते हैं हम? कलेक्शंस में। कलेक्शन में। तो हम लिस्ट ले लेते हैं कलेक्शन के लिए। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय गेट ऑल एम्प्लॉयज, ये नाम का मेथड बन गया। अभी डेफिनेशन देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो खाली डेफिनेशन देते हैं लिस्ट में, और सॉरी इंटरफेस में तो खाली डेफिनेशन दी है। एम्प्लॉय क्लास हमने बना रखी है, लेकिन यहाँ पे नेम स्पेस ऐड नहीं है, तो नेम स्पेस ऐड कर लेते हैं। कंट्रोल डॉट, इस पे क्लिक किया तो अब नेम स्पेस आ गया ऐड। तो नेम स्पेस ऐड हो गया, तो अब इसकी एरर चली गई, क्योंकि जो याला नेम स्पेस है ये डॉट रिपोजिटरी करके है, और जो एम्प्लॉय का नेम स्पेस था इसका नाम डॉट मॉडल था, तो उसको याला नेम स्पेस मिल नहीं रहा था, इसलिए एरर दे रहा था। तो हमने यहाँ पे यूजिंग करके ऐड कर लिया, तो अब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट पहले बताया था प्रोजेक्ट में कैसे होता है, प्रोजेक्ट भी एक प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दूसरे में ऐड करनी हो तो कैसे करते हैं, जब मैं हाँ आपको जी। एक्सेस एक्सेस मॉडिफायर मॉडिफायर बता की रहा था। क्लास में। ठीक है, तो हो गया। और क्या मेथड बनाएंगे? एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, और अंदर क्या लेगा, वो एक आईडी लेगा। ये मेथड क्या करेगा, एक आईडी लेगा, और गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, आईडी के बेसिस पे उस आईडी को रिटर्न कर देगा। तो इस बार वो लिस्ट को रिटर्न करेगा या एक ही एम्प्लॉय को रिटर्न करेगा? आईडी के बेस पे एक एम्प्लॉय रिटर्न होगा या बहुत सारे एम्प्लॉय रिटर्न हो सर जाएंगे? एक ही होगा। करेक्ट, क्योंकि आप एक आईडी दोगे तो भाई एक ही होगा, इसलिए एक लिया, इस बार कलेक्शन नहीं लिया हमने। अब पब्लिक वाइड, इस बार अपडेट कर, अब अपडेट लिख लेते हैं। अपडेट में तो हमें कुछ रिटर्न करना ही नहीं है, बस एम्प्लॉय की, जिसको अपडेट करना है उसको भेज दो, तो उसको एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन लेगा और अपडेट कर देगा उसे। सिमिलरली डिलीट एम्प्लॉय, चाहे एम्प्लॉय की लो या फिर डिलीट तो खाली आईडी के बेस पे भी कर सकते हो। तो आप पूरी एम्प्लॉय लेने की जगह आईडी ले लो, कि भाई जो आईडी, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होगी, तो जो आईडी देगा उसको डिलीट कर देगा ये मेथड। ये मेथड जो भी एम्प्लॉय दिया है, जो हमारे डाटाबेस में पड़ा हुआ है, उसकी जगह ये नया एम्प्लॉय सेट कर देगा, जहां पे इसकी आईडी मैच करेगी डाटाबेस वाली आईडी से। क्लियर है? यस सर।
ठीक है, लेकिन अभी तो खाली हमने डेफिनेशन लिखी है, अब हम बॉडी लिखेंगे। बॉडी कैसे लिखते हैं, इंटरफेस की बॉडी कैसे देते हैं? क्लास बनानी पड़ती है। करेक्ट, तो हम भी बनाएंगे क्लास। अच्छा, इंटरफेस का नाम गलत है ना, इंटरफेस का नाम क्या होता है, क्या लिखेंगे, आई। आई से स्टार्ट होता है। करेक्ट, तो आई एम्प्लॉय एम रिपोजिटरी नाम है, तो ये दे देंगे, क्योंकि ये रिपोजिटरी बना रहे हैं, तो आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी। यहां पे भी सही कर देते हैं नाम। चलो जी, इतना क्लियर हो गया। अब बनाते हैं क्लास। क्लास का नाम क्या होगा? एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सी एस। इसने क्या किया है, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी को इनहेरिट करेगा। इनहेरिट करेगा तो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बिना इंप्लीमेंट किए सारे के सारे मेथड को इंप्लीमेंट नहीं करते तो वो एरर देता रहता है। तो इंप्लीमेंट किया हमने, अभी तो ये एरर दे रहे हैं सारे, मतलब अभी तो सब में एक्सेप्शन थ्रो करवा दिए हमने, बट अब हमें बॉडी लिखनी है। तो बॉडी लिखनी है, तो गेट ऑल इंप्लॉय क्या करेगा, सारे इंप्लॉय को रिटर्न करेगा। लेकिन सारे इंप्लॉय हैं कहां भी हमारे पास? तो इंप्लॉय के लिए हम एक डाटाबेस बनाएंगे। डाटाबेस या तो हम सिक्वल सर्वर में बनाते हैं, वैसे तो सिक्वल सर्वर में बनाते हैं, लेकिन अभी पहला स्टेप है, तो मैं एक लिस्ट ले लूंगा, और लिस्ट ले लूंगा और उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगा, 3 इंप्लॉय उसमें पहले से भर दूंगा। तो किसी भी वेरिएबल के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करते हैं? अगर मैं चाहता हूं कि इस इंप्लॉय रिपोजिटरी का जब भी ऑब्जेक्ट बने कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए लिस्ट में, तो वो कैसे, कहां पे सेट करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू? ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या कॉल होता है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट वैल्यू भी कंस्ट्रक्टर में ही सेट करते हैं। कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन ही यही है कि इट इज अ स्पेशल मेथड दैट इज यूज्ड टू सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। तो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और यहां पे पहले क्या ले लेंगे, एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। हम क्या कर रहे हैं, एक डाटाबेस बना रहे हैं, मतलब डाटाबेस तो डाटाबेस में होता है, सीक्वल सर्वर में फ्रंट एंड पे क्या होता है, कलेक्शन होता है। प्राइवेट रीड ओनली लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, और न्यू एम्प्लॉय यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है जी। अब जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, हमें क्या करना है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, 3 वैल्यू सेट कर देते हैं। दोनों ही तरीके हैं। एक तो है कि आप एम्प्लॉय का ओबीजे ऐसे बनाओ, ओबीजे एम्प्लॉय डॉट आई डी इक्वल टू 1, ओबीजे एम्प्लॉय डॉट नेम इक्वल टू राशि, ओबीजे एम्प्लॉय डॉट सिटी इक्वल टू जयपुर, ओबीजे एम्प्लॉय 1 डॉट ओबीजे, अरे क्या हो गया, एम्प्लॉय डॉट सैलरी इक्वल टू कुछ सैलरी देते हैं। एक तरीका तो है कि ऐसे करो, और फिर वही एम्प्लॉय लिस्ट में ऐड कर देते हैं। लिस्ट के फंक्शन तो पता ही है आपको, ऐड अपडेट डिलीट लिस्ट में भी कर सकते हैं। यस सर। कराया था, याद है, भूल गए? नहीं सर, याद है। ठीक है, एक तरीका तो कि ऐसे ऐड करो, पूरा ऑब्जेक्ट बनाओ ऐड करो, और दूसरा तरीका मैंने आपको एक और बताया था कि अंदर ही बना लो। दोनों एक ही बात है, ऑब्जेक्ट ही बनाना है तो वहां पे बनाने की जगह यहीं बना लो भाई। आईडी इक्वल टू 2, नेम इक्वल टू प्रार्थना,
सिटी इक्वल टू कोई सी भी ले लेते हैं, दिल्ली। डबल कोट्स आएगा इस पे, सिंगल कोट नहीं, क्योंकि ये तो सी शार्प है ना। सैलरी इक्वल टू, थोड़ी चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक और बना लेते हैं, इस बार 3 हो जाएगा। जून, सिंगापुर, और सैलरी इक्वल टू इतना, ठीक है। तो अब जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस लिस्ट में हमेशा 3 डाटा तो रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और 3 डाटा भर जाएगा। बात सही है नहीं है? यस सर। तो कोई भी आपसे अगर वेबसाइट बनाने आएगा तो भी ऐसा ही होगा। कोई ऐसा तो होगा नहीं कि किसी ने कंपनी खोल दी, एक भी एम्प्लॉय नहीं होगा, कम से कम एक एम्प्लॉय तो होगा ही। तो उसकी इंफॉर्मेशन हम पहले से ही सेव कर लेंगे। अब हमें क्या चाहिए था? गेट ऑल एम्प्लॉयज। ये क्या करता है? क्या करेगा ये? लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न करनी है। तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कहां बनाई है हमने? ये बनाई है। तो ये इस वाली लिस्ट को सिंपल क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। क्लियर? कोई डाउट? सर लेकिन इसमें अपन ने लिस्ट बनाई तो इसमें अपन ने उसका नेम वगैरह सब लिखा है, तो इसमें सारी डिटेल्स आ जाएगी ना, ऐसा थोड़ा पर्टिकुलर एक एक एम्प्लॉय का नेम आएगा। नहीं, एम्प्लॉय लिस्ट एम्प्लॉय की है ना, एम्प्लॉय के नेम की लिस्ट थोड़ी ना है। एम्प्लॉय की लिस्ट है तो पूरी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो जो डाला है लिस्ट के अंदर। मतलब अगर हर लिस्ट एक ऑफ कस्टमर, हर एक एम्प्लॉय की पूरा नेम, उसकी सिटी, सैलरी पूरा आ जाएगा। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आएगा। एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पूरा होता है या नहीं होता? नहीं। अच्छा जी, इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। अगर इसके ऑब्जेक्ट में मैंने ये आईडी, नेम, सिटी, सैलरी सेट कर दी है, अब इसके ऑब्जेक्ट से मैं डॉट आईडी करूंगा तो वैल्यू नहीं मिलेगी मुझे? सर सारी मिल जाएगी। हाँ, तो फिर नहीं क्यों बोल रहे हो? एक ऑब्जेक्ट के अंदर सब कुछ होता है ना। अभी यही तो बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट एक इंप्लॉय को रिप्रेजेंट करेगा, एक ऑब्जेक्ट के अंदर सारी वैल्यू होगी। और ये लिस्ट ऑफ इंप्लॉय है। इंप्लॉय का मतलब लिस्ट ऑफ इंप्लॉय का ऑब्जेक्ट है। तो जब हम ये इंप्लॉय की लिस्ट रिटर्न करेंगे तो इसके अंदर सारे इंप्लॉय की वैल्यू जो सेव करी है वो रिटर्न हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है। ये प्रैक्टिस करना, अगर नहीं नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब प्रैक्टिस तुमने नहीं की। मैंने ये एग्जांपल भी पहले करा रखा है कि कैसे लिस्ट के अंदर डालते हैं एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन। पर प्रैक्टिस कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना बना के लिस्ट में डाल दिया। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर था तो उसमें इंटीजर डालते थे, ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है तो इसमें एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट डालेंगे। क्लियर है? ओके। चलो जी। अब आता है कि एक और मेथड बनाना है आईडी के बेसिस पे। मुझे क्या चाहिए? आईडी के बेसिस पे एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लिंक क्यू यूज करेंगे, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे लिंक क्यू, खाली बड़ी आसान सिंपल होता है लिंक क्यू, वो यूज करेंगे। तो क्या करेगा ये? वेर एम्प्लॉय ले लिया मैंने। वेर मतलब, वेर होता है एक स्पेशल वेरिएबल होता है। जैसे ऑब्जेक्ट होता है जो अपने अंदर सब कुछ सेव कर लेता है, वैसे ही वेर भी अपने अंदर सब कुछ सेव कर सकता है। लेकिन वेर और ये आपका होमवर्क है, चलो। वैर भी अपने अंदर सारे, चाहे इंटीजर सेव करा लो, स्ट्रिंग सेव करा लो, चाहे कुछ भी सेव करा लो, अपने अंदर सब कर लेता है। और ऑब्जेक्ट भी। इंटरव्यू का क्वेश्चन है वैर और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है, ये आपको आंसर करना है। नहीं कर पाओगे तो कल मैं बताऊंगा। तो मैंने क्या किया? वैर इंप्लॉय लिया। अब एक लिंक क्यू क्वेरी लिख रहा हूं कि इंप्लॉय लिस्ट में से मुझे फर्स्ट आइटम निकालो जहां emp टेंस टू emp डॉट id इक्वल टू हो आईडी के। सिंपल सी क्वेरी है कि भाई इंप्लॉय लिस्ट में से फर्स्ट पहला इंप्लॉय निकालो जहां पे ये नाम, ये कुछ भी हो सकता है नाम, चाहे एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, कुछ भी ले लो, ये अंदर का नाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने क्या बोला? इंप्लॉय डॉट टेंस टू इंप्लॉय डॉट आईडी, कि भाई एक एक इस लिस्ट में से एक एक इंप्लॉय को चेक कर, और जहां पे ये वाली आईडी मैच कर जाए वो इंप्लॉय रिटर्न कर दे। क्या ये कोड समझ में आया? इसे लिंक क्यू बोलते हैं। और जो अंदर ये लिखा हुआ है इसे लैम्डा एक्सप्रेशन बोलते हैं।
कोड ये समझ में आया। मैंने लिस्ट में से फर्स्ट निकाल रहा हूं क्या, एम्प्लॉय टेंस टू एम्प्लॉय डॉट आईडी, पहली वाली आईडी को देख जहां पे मैच कर जाए, ये जो ऊपर से आईडी भेज रहा हूं वो वाला एम्प्लॉय निकाल और यहां पे रिटर्न कर दे। बताओ। सर थोड़ा बहुत है, मतलब ये तो समझ में आ गया कि ईएमपी आपने ये तो कुछ भी नेम ले सकते हैं। फिर ये एएमपी डॉट आईडी और डबल इक्वल टू आईडी, इसका क्या मतलब सेंस है? एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है? की डिटेल, ना ना ना, एम्प्लॉय लिस्ट के आईडी, अंदर क्या पड़ा हुआ है? आईडी, एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है? एम्प्लॉय की डिटेल। एम्प्लॉय की डिटेल क्यों पड़ी हुई है? एम्प्लॉय एम्प्लॉय पड़ा हुआ है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर डिटेल होती है। बट आपको ये डिटेल नहीं बोलना, इंटरव्यू में गलत हो जाएगा सारा। एक इंटीजर वाले लिस्ट ऑफ इंटीजर के अंदर क्या पड़ा होता है? इंटीजर की डिटेल पड़ी होती है, नहीं सर। इंटीजर पड़ा होता है। तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय पड़ा हुआ है या फिर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक ही बात है। तो हमेशा सही चीजें बोलनी है। एम्प्लॉय के अब बताओ, एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है? बताओ। सर एम्प्लॉय लिस्ट में एम्प्लॉय पड़ा हुआ है। एक एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं बहुत सारे। फिलहाल 3 पड़े हैं क्योंकि हमने 3 ही डाले हैं, लेकिन लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या है? एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। अब उस लिस्ट में से एक एक आइटम हमें निकालना है। ये एक लिंक्यू की क्वेरी है। कैसे लिखते हैं लिंक्यू की क्वेरी? कि एक एक फर्स्ट का मतलब है कि इस लिस्ट में 3 आइटम पड़े होंगे अभी। क्यों पड़े होंगे 3 आइटम? क्योंकि हमने 3 ही आइटम डाले हैं। उस 3 आइटम में से हम इसे बता रहे हैं कि पहला आइटम निकालो जहां पे इंप्लॉय की आईडी, इसके अंदर क्योंकि इंप्लॉय पड़ा हुआ है तो ये एक एक को चेक करेगा। तो पहला इंप्लॉय आएगा, उसकी आईडी चेक करेगा, क्या उसकी आईडी इसकी आईडी के बराबर है? मान लो यहाँ पे 2 भेजा है हमने, पहला 1 है, पहले की चेक करेगा क्या 1 2 के बराबर है? नहीं, तो कुछ भी नहीं करेगा, फिर दूसरे पे जाएगा, क्या 2 2 के बराबर है? हाँ 2 2 के बराबर है। तो वाला इंप्लॉय वापस कर देगा इसके अंदर। तो इसके अंदर इंप्लॉय, एक सिंगल इंप्लॉय आ जाएगा जहां पे मैच करेगा आईडी के बेस पे। ये बताओ समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ सर। सिंपल लिंक की क्वेरी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और फर्स्ट जैसे नाम से पता चल रहा है कि भाई पहला निकालो एम्प्लॉय टेंस टू एम्प्लॉय डॉट आईडी, जहां पे आईडी मैच करे ऊपर वाली, वाले एम्प्लॉय की डिटेल निकाल दो। आ गया तो अब इसी एम्प्लॉय को रिटर्न कर देना है, क्योंकि ये तो एक ही एम्प्लॉय आएगा ना। क्योंकि फर्स्ट मतलब पहला वाला निकालना है। 3 में से तीनों थोड़ी ना, आज तीनों थोड़ी ना मैच करेंगे। 2 डालोगे तो एक ही मैच करेगा, तो ये एक डाटा आ जाएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? आगे। ठीक है, अब अपडेट करना है। तो अपडेट में भी ये वाला कोड तो सेम रहेगा कि भाई 3 पड़े हैं। अपडेट करना है किसको? जिसकी आईडी मैच करे। तो पहले तो इंप्लॉय निकालना ही है कि भाई किसकी आईडी मैच कर रही है। तो पहले जिसकी आईडी मैच कर रही है वाला इंप्लॉय निकाला हमने। इस बार आईडी नहीं है, इस बार इंप्लॉय है, तो इंप्लॉय डॉट आईडी। अच्छा ये तो कह रहा है दोनों जगह इंप्लॉय ले लेना, इसका नाम चेंज कर देते हैं। लिस्ट इंप्लॉय लिख देते हैं क्योंकि लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है ये। ठीक है, पहले तो वही किया हमने यहाँ पे भी अपडेट, क्योंकि किसको अपडेट करें? तो भाई उसी को अपडेट करना है जहां पे आईडी मैच करे। ये नहीं कि तीनों को ही अपडेट कर दे, उसको ही अपडेट करना है जहां पे आईडी मैच करे। तो वाला इंप्लॉय निकाल लिया, इसे लिस्ट की जगह लग रहा है फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट इंप्लॉय, और फिर मैच्ड इंप्लॉय। जो इंप्लॉय मैच किया उसको निकाल लिया इस वेरिएबल के अंदर। अब मैच्ड इंप्लॉय को अपडेट कर दो। क्या क्या अपडेट करना है? नेम कर दिया अपडेट, सिटी कर दिया, और सैलरी कर दिया। किससे अपडेट कर दिया? जो भी नई वैल्यू इस वाले इंप्लॉय के अंदर आई है
उसकी वैल्यू इस वाले में डाल दी। मान आईडी तो चेंज हो नहीं सकती क्योंकि आईडी तो यूनिक होती है, पर मान लो मैंने अपना नाम श्रीकांत से आदर्श करा लिया, तो अब क्या करूंगा, मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेजूंगा, नए ऑब्जेक्ट में नाम आदर्श पड़ा होगा, पुराने में श्रीकांत पड़ा होगा। तो हमने आईडी से वो वैल्यू निकाली एम्प्लॉय की, अब वहां पे पुराने नाम में नया नाम सेट कर दिया, पुरानी सिटी में नई सिटी सेट कर दी, और पुरानी सैलरी में नई सैलरी सेट कर दी। तो ये दोनों तो क्योंकि सेम ही है तो ये सेम ही रहेगा, लेकिन ये नाम पुराने से नया हो जाएगा। और अगर ये भी चेंज किया है तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से अपडेट एम्प्लॉय काम करता है। क्लियर है? क्लियर। डिलीट के लिए, डिलीट के लिए भी भाई कौन सा डिलीट करना है, तो यही डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए अलग एम्प्लॉय तो निकालना ही पड़ेगा। अब जब एम्प्लॉय आ गया तो डिलीट लिस्ट में से डिलीट कैसे करते हैं, याद है? पढ़ाया ऑल्ट था। की। हाँ सर। रिमूव नाम का फंक्शन होता है, रिमूव जिसकी भी लिस्ट है, अगर इंटीजर है तो इंटीजर लिख दो, ये एम्प्लॉय की लिस्ट है तो जो सा एम्प्लॉय निकाला उसे रिमूव कर दिया, काम खल्लास, बन गया। ये काम पूरा आपने कोड कर दिया, कोड सारा कंप्लीट हो गया, रिपोजिटरी पैटर्न बन गया। अब आते हैं अगले स्टेप पे। ये बात समझ में आई कैसे बनाया मेथड, कैसे काम किया? यस सर। चारों मेथड समझ में आ गए, कैसे डिलीट किया, कैसे सारे एम्प्लॉय लेके आए, कैसे आईडी के बेसिस पे निकाला, और कैसे अपडेट किया। यस सर। ठीक है, 60% भी आया तो दोबारा पढ़ोगे तो आ जाएगा। ठीक है भाई, अब स्टेप 3 पे आओ। अब मॉडल भी बन के तैयार है, मॉडल के अंदर जो डाटा डाल रहे हैं, कहाँ पे डाल रहे हैं, मैंने कहा था ना मॉडल के अंदर डाटा डालना होता है, तो डाटा यहाँ पे रिपोजिटरी पैटर्न के थ्रू हमने डाटा वाटा डाल दिया। अब कंट्रोलर पे आ जाओ। ठीक है भाई, कंट्रोलर बना लेते हैं। कंट्रोलर कैसे बनाएंगे, राइट ऐड, सबसे ऊपर कंट्रोलर चाहे क्लास करो, लेकिन कंट्रोलर ऊपर दे रखा है तो कंट्रोलर ऐड कर लो। एम्प्टी कह रहा है, एम्प्टी कंट्रोलर बनाऊं, तो मैं कह रहा हूं एम्प्टी बनाएगा तो सारे मेथड वेथड मुझे ही लिखने पड़ेंगे। एक काम कर, तू रीड और राइट मेथड के साथ अपने आप बना दे, तो एमवीसी मेरे लिए अपने आप ही मेथड जनरेट कर देगा। ऐड, कंट्रोलर का नाम क्या है, इंप्लॉय के बारे में लिख रहे हैं, कंट्रोलर तो लिखना ही होता है आगे नाम, तो इंप्लॉय कंट्रोलर, आगे कंट्रोलर तो रहता ही है, और बना किसके बारे में है, इंप्लॉय, तो इंप्लॉय कंट्रोलर। ये देखो इसने ऑटोमेटिकली सारे मेथड बना दिए मेरे लिए, क्योंकि मैंने इससे कहा था भाई तू सारे मेथड अपने आप बना दियो। अगर एम्प्टी सेलेक्ट करता तो ये सारा कोड मुझे लिखना पड़ता, पर इसने अपने आप ही मेरे लिए मेथड लिख दिए। अब मुझे क्या करना है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो एक एक मेथड जो बना रखा है तुमने रिपोजिटरी में से, इसे कॉल करना है। तो अगर इसको कॉल करना है तो इसका मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट में बना लूंगा कंस्ट्रक्टर में। ठीक है भाई, किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, एम्प्लॉय रिपोजिटरी क्लास का। प्राइवेट बना रहा हूं क्योंकि बाहर तो यूज करना नहीं है, यहीं पे करना है। ठीक है, यहां पे डिक्लेयर किया, न्यू एम्प्लॉय रिपोजिटरी बना लिया ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले, अब ये सारे मेथड जो हमें फिल करने हैं, सबसे पहले इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड किसके काम आता है, जहां पे हम सारी लिस्ट दिखाते हैं वहां पे उसके काम आता है। कि जहां पे सारी लिस्ट दिखाते हैं एम्प्लॉय की, कहां पे दिखानी है, इंडेक्स वाले में दिखानी है। याद रखना, ये मतलब नेमिंग कन्वेंशन है। इंडेक्स मेथड का मतलब कि जहां पे सारी लिस्ट दिखानी है। आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन जनरली चेंज करते नहीं है क्योंकि यही एक नेमिंग कन्वेंशन है। तो अगर आपको लिस्ट गेट ऑल लिस्ट के लिए कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, जहां पे सारा एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए मुझे, तो जो हमने लिस्ट बनवाई है। कौन सा मेथड चाहिए इनमें से, सारे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन कौन से मेथड से आएगी इन चार मेथड में से? सर फर्स्ट वाला, करेक्ट, इससे गेट आएगी ऑल भाई। एम्प्लॉइज वाली में से। करेक्ट, बिल्कुल सही, इससे आएगी।
तो कैसे क्या करेंगे, इसको कॉल कर देंगे अंडरस्कोर एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल एम्प्लॉइज, ये तो बनाई हुआ है हमने। अब लिस्ट आएगी तो उसे सेव किस में करेंगे, लिस्ट में ही सेव करना पड़ेगा। वो लिस्ट रिटर्न करा तो लिस्ट में ही, तो लिस्ट में करो या वेयर में करो एक ही बात है, क्योंकि वेयर भी अपने अंदर सब कुछ ले लेता है। वेयर में सेव कर लिया और इस लिस्ट को पास कर देंगे व्यू में, और अब चलाएंगे तो हमारा कोड चल जाएगा। चल जाएगा या नहीं चलेगा? चल जाएगा। एक चीज लेकिन अभी नहीं बनाई, क्या नहीं बनाया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो बनाए हैं सबसे, ये ऑब्जेक्ट ये नहीं है ऑब्जेक्ट। एमवीसी में मॉडल बनाते हैं और क्या क्या बनाते हैं, उनमें से एक चीज नहीं बनाई। व्यू। व्यू अभी नहीं बनाया हमने, तो चलो व्यू बनाते हैं। व्यू बनाने का भी दो तरीका है, एक तो पूरा कोड खुद लिखो, एक एमवीसी आपके लिए कोड लिख देगा। आपको क्या करना है, कहीं पे भी बीच पे क्लिक करना है, बीच में राइट क्लिक करना है, ऐड व्यू। दोबारा बता रहा हूं, मेथड में कहीं पे भी जिस भी मेथड का व्यू बना रहे हो, क्योंकि सारे मेथड का अलग व्यू बनता है, उस मेथड के बीच में कहीं भी क्लिक करो, राइट में ऐड व्यू। पूछ रहा है खाली बनाऊं व्यू, तो मैं कह रहा हूं नहीं भाई, खाली बनाना होता तो मैं खुद ही बना लेता, तू रेजर व्यू वाला बना। अब ऐड करेंगे, अब वो पूछेगा भाई कौन सा वाला बनाऊं, इंडेक्स वाला? मैं कह रहा हूं हाँ हाँ, व्यू का नाम इंडेक्स होना, पहले नाम पूछेगा, तो नाम क्या होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए। तो बात सही है, क्योंकि इंडेक्स नाम का ही मेथड है। कंट्रोलर के मेथड का नाम और व्यू का नाम सेम होना चाहिए, ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले, याद है? यस सर। तो इसीलिए नाम तो सेम रहेगा। अब ये पूछ रहा है टेम्पलेट, कि भाई डिजाइन मैं तेरे लिए बना दूंगा, तू डिजाइन बता कौन सा वाला चाहिए, क्रिएट वाला चाहिए, डिटेल वाला चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ लिस्ट वाला चाहिए, कि जिसमें सारी लिस्ट दिखा पाऊं। अब कह रहा है मॉडल क्लास क्या है, मैं डिजाइन बनाऊंगा पर मॉडल तो पता तेरा मॉडल क्या है, तो मेरी मॉडल क्लास इंप्लॉई है। अब पूछ रहा है पार्शियल व्यू बना दूं, तो मैं कह रहा हूं पार्शियल नहीं, पार्शियल व्यू बाद में पढ़ेंगे क्या होता है। मैं कह रहा हूं नहीं भाई, पूरा ही बना। अब ऐड कर दूंगा, बस बाकी इन दोनों को ऐसे ही रहने दो, अब ऐड कर दूंगा। तो अब वो बिहाइंड द सीन मेरे लिए कोड कर रहा है, मेरे लिए कोड कर रहा है, और एचटीएमएल का कोड कर देगा, बहुत सुंदर सा भी देख दिखाऊंगा। बना दिया, क्या बनाया है देखो। व्यू डाटा क्या होता है बताऊंगा बाद में, पर ये समझ लो, यहां से ये मत पढ़ो, यहां से पढ़ो, बस ये पढ़ लो कि इस पेज में हमने क्या मांग लिया, आई इनरेबल ऑफ एम्प्लॉय। आई इनरेबल ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, एक ही बात है। आई इनरेबल ऑफ एम्प्लॉय या लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय एक ही बात है। ये कहां से आ गया अपने आप, क्योंकि हमने ये पास किया है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय पास किया है हमने यहाँ पे व्यू के अंदर, इसलिए उसने अपने आप बताया कि जो मॉडल बनाएगा वो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय का बनाएगा। अब H1 है, हेडिंग में लिखा होगा इंडेक्स। एक ASP एक्शन का मतलब होता है एक बटन, एक बटन बनाएगा जिसका नाम होगा क्रिएट न्यू। अब ये तो HTML है, टेबल में पढ़ा हुआ है आपने HTML, याद है कि कुछ अभी नहीं है याद? नहीं सर, याद है। तो टेबल में टी हेड होता हेडर है, वगैरह, हाँ। टी आर होता है, टी एच। तो एक पहला जो बना रहा है वो आईडी के लिए हेडिंग बना रहा है, फिर बना रहा है नेम के लिए, फिर सिटी के लिए, फिर सैलरी के लिए। तो पहले तो उसने टेबल की हेडिंग बना दी, अब डाटा डालेगा, पर डाटा तो 3 डाटा है, एक डाटा तो है नहीं, तो डाटा को फॉर ईच लूप से डाल रहा है, कि फॉर ईच एक एक आइटम निकालता रहे भाई मॉडल में से। मॉडल क्या है, वही जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आपने पास की है वो इस मॉडल में आ गया है। तो एक एक एम्प्लॉय को निकालता जाएगा, उनके लिए एक एक रो बनाता जा रहा है। आईडी बना दी, नेम सिटी सैलरी, और उसके साथ में 3 बटन और बना रहा है, जो कि एडिट डिटेल और डिलीट के लिए हैं। कोड मोटा मोटा समझ में आ रहा है? यस सर। अब रन कर देते हैं, रन करेंगे तो हमें दिख जाएगा हमारा, दिख गया, टेबल वेबल दिख गई। नो सर। क्यों नहीं दिखी? सर आई थिंक हमने वो मतलब हमारे वो इंडेक्स कंट्रोलर, वो एक परफॉर्मा होता है ना, शायद उसमें कुछ ऐड नहीं किया, या फिर उसको स्लैश करके वो लिखना पड़ेगा। करेक्ट, लिखना पड़ेगा ना, ऐड क्यों नहीं, ऐड नहीं किया ये नहीं बोलना आपको, ये बोलना है क्योंकि डिफॉल्ट जो सेटिंग हाँ। होती है वो कंट्रोलर को वो एज अ होम लेता है,
एक्शन को इंडेक्स लेता है, लेकिन लेता है मतलब हमने सेट की हुई है प्रोग्राम डॉट सी एस में। या तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय सेट करें तो वो ऑटोमेटिकली हमारा पेज खुलेगा, वरना आपको यूआरएल डालना पड़ेगा। एम्प्लॉय मेथड क्या है, इंडेक्स, क्लिक किया, तीनों डाटा बन के आ गया, ये भी क्रिएट न्यू भी आ गया, आई नेम ये डाटा डाला था, एडिट डिटेल डिलीट, ये सब बटन बन के आ गए। बात समझ में आई या नहीं, आ गए या नहीं आए? आ गई सर। अब क्या करेंगे, क्रिएट न्यू करेंगे, एडिट करेंगे, डिटेल्स करेंगे, डिलीट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इतना ही सर है अच्छे ना, से प्रैक्टिस करो। हाँ पूछो। मैं ऐसे कह रही थी सर, अभी हमने जो मतलब इसमें अपन ने वो डिफॉल्ट सेट था, पहले कंट्रोलर था फिर इंडेक्स था, तो उसमें अपन जहाँ पे अपन ने एम्प्लॉय इंडेक्स का एम्प्लॉय इंडेक्स डाला है यूआरएल में, तो वो चीज वहां पे भी तो ऐड कर सकते हैं ना अपन। हाँ, अगर वहां पे करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये खुल जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे बोल दिया कि भाई इंप्लॉय वाला खोल दियो बाय डिफॉल्ट, तो रन करेंगे तो अब बिना करके सबसे पहले इंप्लॉय वाला ही खुल जाएगा। ये देखो, फिर होम वाला खोलने के लिए यहाँ पे डालना पड़ेगा, अगर होम चाहिए होगा तो होम को डालना पड़ेगा। ओके। तो ये खुल गया। तो ये आ गया। पहले भी यहीं तक प्रैक्टिस करो जितना पढ़ाया है आज अच्छे से, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे, डिटेल डिलीट सब करेंगे। फिर ये एक पूरा एक आपका और 90% एप्लीकेशन कोई सी भी उठा लो, उसमें यही 4 काम होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। आप कहोगे ये तो सिर्फ 4 ही काम होते हैं पूरी इतना बड़ी वेबसाइट में। मैं कहूंगा हाँ चलो चेक कर लेते हैं। जैसे पैंट है, मुझे लेनी है ब्लू पैंट। अब ब्लू पैंट मैंने क्लिक किया तो ये सारी पैंट आ गई, तो इसका मतलब कौन सा वाला मेथड कॉल हुआ है, लिस्ट वाला, मतलब ऑल लिस्ट में ऑल जो भी लिस्ट मैंने वाला। बताया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब मान लो एक पैंट मैंने खरीद ली, एक पैंट मैंने खरीद ली, तो डाटाबेस में मुझे 10 पैंट का स्टॉक पड़ा था, अब 9 पैंट करनी है मुझे, तो कौन सा मेथड कर चलाऊंगा, अपडेट। अपडेट, कि भाई जहां पे काउंट 9 है वहां पे 10 कर दे। अब एक जो कंपनी वाला बंदा है, उसने अपने ब्रांड ही डिलीट कर दिया कि मुझे अब इस अमेजोन पे करना ही नहीं है, तो कौन सा मेथड चलाऊंगा, डिलीट। डिलीट, कि भाई चला गया मेरा वो, अब डिलीट कर दूंगा। और क्या बचा कि अब मुझे चाहिए एक कोई पैंट चाहिए, चलो अब मुझे चाहिए ये वाली एक सिंगल पैंट, इस पे क्लिक किया तो ये एक सिंगल पैंट आ गई लिस्ट ऑफ पैंट में से, तो अब कौन सा मेथड चला, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी वाला, आईडी के बेसिस पे वाला चला ना। आईडी ओके। के बेसिस पे एक पैंट आ जाए, तो इसकी आईडी के बेसिस पे ये पैंट आ गई। आईडी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पास की है, देखो कुछ पास कर रखा है पीएससी इक्वल टू 1 वगैरह, तो ये इंफॉर्मेशन पास की है इन्होंने। ओके। थोड़ा इंक्रिप्टेड, ये तो इंक्रिप्टेड करते हैं, पर ये इंफॉर्मेशन आ गई, तो एक एक आई, तो मतलब एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। और कोई सा भी काम देखोगे सब में यही 4 ऑपरेशन होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। मतलब 10% कुछ और भी काम होता है, पर 90%। तो अगर इन्हीं 4 ऑपरेशन को और जितना हमने काम किया है 10-15 बार प्रैक्टिस कर लोगे, तो पूरी जिंदगी आराम से एंजॉय करके रहोगे, जॉब अच्छी मिलेगी और ऐश करोगे। ओके सर। करना अभी ये जितना कराया उतना ही प्रैक्टिस करो अभी, और फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे एडिट, अपडेट, डिलीट। उसकी नेक्स्ट क्लास में फिर इसी